स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया और पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा इंडिया का जो स्टैंड है पैलेस्टाइन स्टेट के रिगार्डिंग में उसको यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो एक क्लियर स्टैंड है, पैलेस्टाइन को एज ए सोवरिन स्टेट के रूप में बनाया जाए, उसको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल का जो स्टैंड इंडिया के द्वारा लिया गया तो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में लिया गया है। इंडिया हमेशा से टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है चाहे किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो उसको हमेशा से अपोज करता है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में। अगर हम बात करें इंडिया और पैलेस्टाइन के बारे में तो स्टूडेंट जब इजराइल को रिलीजन के बेसिस पे जब क्रिएट किया गया था तो हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा उसको अपोज किया गया था। तो आप देखिए कि हमने उसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम चैनल के अंदर उसको डिस्कस किया है। अगर हम बात करें इंडिया और पैलेस्टाइन के बारे में तो आपको इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया हमेशा से पैलेस्टाइन को एज ए सोवरिन स्टेट के रूप में उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके उसको हमेशा से सपोर्ट करता है। आप देखिए कि 1974 के समय इंडिया फर्स्ट नॉन अरब स्टेट बनता है, फर्स्ट नॉन अरब स्टेट है, अरब कंट्रीज के अलावा पहला ऐसा स्टेट बनता है जिसके द्वारा जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया के द्वारा। 1988 के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो पैलेस्टाइन है उसको एज ए स्टेट के रूप में इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और उस समय काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा जो पैलेस्टाइन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। 1992 के समय इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इजराइल के साथ में स्टार्ट किए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इजराइल के साथ में स्टार्ट किए और उसके बाद में आपको इंडिया और पैलेस्टाइन का जो रिलेशन है लिटिल बिट डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उसके भी अलावा इंडिया के द्वारा 2011 के समय इसको यूनेस्को के अंदर शामिल करने के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है उसको इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया एज ए नॉन स्टेट मेंबर के रूप में। यहाँ पे यूएन के अंदर इसका जो फ्लैग है वो लगाया जा सके, इसको नॉन स्टेट मेंबर के रूप में ऐड किया जा सके यूएन के अंदर में। तो उन सब रिजोल्यूशंस को भी इंडिया के द्वारा यहाँ पे एंडोर्स किया गया है, उसको यहाँ पे सपोर्ट किया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में इंडिया के द्वारा। आप देखिए कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमने इसको काफ़ी बार डिस्कस किया है, आईबीएसए जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पैलेस्टाइन के एरिया के अंदर चलाए जाते हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा। ये ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के थ्रू इस आईबीएसए प्लेटफॉर्म को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा पैलेस्टाइन का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और पैलेस्टाइन इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिया के द्वारा अपना एक जो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उसको भी ओपन किया गया था लेटर फेज में और रमल्ला के अंदर उसको ट्रांसफर किया गया। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया और पैलेस्टाइन के जो रिलेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के अंदर इंडियंस को जो वहाँ से रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय उसका नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन अजय के थ्रू जो इंडियंस को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा वो जल्दी ही इंडिया के अंदर आने वाले हैं। ये ऑपरेशन का नाम आपको याद होना चाहिए। इससे पहले 2006 के समय जब इजराइल के अंदर कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था तो उस समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन सुकून है उसे लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन सुकून के समय हमारे जो नाइबर कंट्रीज के जो लोग हैं उनको भी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा रेस्क्यू किया गया उस समय इजराइल के एरिया से। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया, इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जो इंडिया का स्टैंड है उसको हमने डिस्कस किया। 74 के समय पहला नॉन अरब कंट्री बनता है जिसको पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया गया, फिर स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, यूनेस्को के अंदर मेंबरशिप की बात की, यूएन के अंदर एज ए नॉन स्टेट मेंबर के रूप में ऐड किया जाए पैलेस्टाइन को। और यूएन का जो वहाँ पे कैंपस है, यूएन का जो कैंपस है उसके अंदर में पैलेस्टाइन का जो फ्लैग है उसको लगाया जा सके। ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर में इंडिया के द्वारा पैलेस्टाइन को एक क्लियरली स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑपरेशन अजय के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आपको एक रिवर के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम इजराइल का जो यहाँ पे जोग्राफिकल सिचुएशन को रीड करते हैं स्टूडेंट्स कि उसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, आप देखें कि यहाँ पे जो गाजा है उसका एरिया है और ये मेडिटेरियन सी है। यूपीएससी के अंदर 2022 के समय एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेडिटेरियन जो सी है, सपोज कीजिए यहाँ पे इजराइल है तो ये जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे मोरक्को है।
तो स्टूडेंट्स ये जो मेडिटेरियन सी है इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसके एरिया को क्या कहा जाता है, उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है 2022 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, इस एरिया के अंदर आपको इजिप्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एरिया के अंदर बेसिकली जॉर्डन है, यहाँ पे आपको सीरिया देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे कौन सिचुएटेड है, लेबनान। तो यहाँ पे आपको एक जो आपके लिए एक प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में एक होमवर्क है कि आपको एक रिवर के बारे में रीड करना है। रिवर का नाम है लिटानी रिवर। ये 2006 के समय जब कन्फ्लिक्ट हुआ था हजीबुल्लाह के साथ में, तो इस लिटानी रिवर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस तरफ जो लोगों को यहाँ पे इजराइल के द्वारा उस तरफ भेजा गया कि जैसे कि अपने आप को स्टेट को कंट्रोल किया जा सके। तो आपको यहाँ पे रीड करना है लिटानी रिवर के बारे में, जो कहाँ से ओरिजिन होती है, कौन से कंट्री के थ्रू फ्लो करती है, मेडिटेरियन सी के अंदर जाती है या ज़मीन के अंदर ही ख़त्म होती है, तो उसके बारे में आप रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में है। रिटेल इन्फ्लेशन लिटिल बिट यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है। एनएसओ के द्वारा ये जो डाटा है उसको पब्लिश किया गया। नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उसके द्वारा ये जो डाटाज है उसको पब्लिश किया गया है। आप देखिए कि रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर लोअर डाउन होने के बिहाइंड के रीजंस क्या हैं। एक तो आप देखिए कि हमारा जो वेजिटेबल मार्केट है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन था वो डिक्लाइन हुआ है। हमारा जो फूड सेक्टर है उसके अंदर जो इन्फ्लेशन था वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से जो हमारी उज्ज्वला योजना है उसके अंदर जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया गया, उज्ज्वला योजना के अंदर जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जिसकी वजह से एलपीजी का प्राइस कट करना हो, सब्सिडी को इंक्रीज करना हो, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लिटिल बिट यहाँ पे कूल डाउन हुआ है। इस इन्फ्लेशन को एनएसओ के द्वारा जो डाटा पब्लिश किए गए उसके अंदर में बताया गया है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हंगर इंडेक्स के बारे में है। इंडिया का जो रैंक आया है 111 आया है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, और इंडिया को सीरियस कैटेगरी जो हंगर स्टेट है उसके रूप में यहाँ पे रखा गया है। इंडिया के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो अफगानिस्तान है, इंडिया के बाद में आप देखिए अफगानिस्तान है, हेती है। हेती कहाँ पे है ये हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डिस्कस किया है, आप इस जाके इसको जरूर से रीड करना, क्योंकि 2022 के समय भी न्यूज़ के अंदर था और प्रेजेंटली भी न्यूज़ के अंदर है हेती। तो इसको जरूर से रीड करना, क्या क्यूबा के पास में है या कौन सा जो ओशियन है जहाँ पे सिचुएटेड है, सी एंड ओशियन, उसके बारे में आप रीड करना। कौन सा करंट वहाँ से फ्लो करता है, कैरेबियन करंट अगर फ्लो करता है तो कैरेबियन करंट क्या कूल करंट है या वार्म करंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो अफ्रीका, हेती और 12 और कंट्रीज हैं जो सब सारा जो रीजन है उसके पार्ट हैं, वो बेसिकली इंडिया के बाद में है इस इंडेक्स के अंदर में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको स्टूडेंट्स पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ हंगर लाइफ है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ हंगर लाइफ है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक यहाँ पे 111 आई है। आप देखिए कि अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में, तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 4 इंपॉर्टेंट ऐसे इसके इंडिकेटर हैं, जिसके अंदर एक आपको देखने के लिए मिलेगा अंडर न्यूरिशमेंट है, अंडर न्यूरिशमेंट के अलावा जो चाइल्ड स्टंटिंग है जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा चाइल्ड वेस्टिंग है। चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स वेट का इंक्रीज होना यहाँ पे उम्र के हिसाब से, और स्टंटिंग हाइट यहाँ पे कम रहना। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी है, तो इंडिया का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो प्रेजेंट समय में कितना है। हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 का, उसका क्या टारगेट था चाइल्ड मोर्टेलिटी के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ डाटाज हैं जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द हंगर इंडेक्स। इंडिया का जो यहाँ पे नंबर आया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो स्कोर है वो 28.7 है, जिसको एज ए सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के जो सबसे ज्यादा केसेज हैं वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी लिटिल बिट रिड्यूस हुआ है, जिसका रीजन है कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है
जननी सुरक्षा योजना, इन काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर में जो डिलीवरी सिस्टम होना, वो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। अंडर न्यूट्रिशमेंट, यहाँ पे आप देखिए कि सितंबर का जो मंथ है उसको हम न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में या पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे न्यूट्रिशनल के रिगार्डिंग में तीनों प्रॉब्लम्स है। और दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, निकाला किसके जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। 111 रैंक है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। हमारे जो नाइबर कंट्री है अफगानिस्तान, उसका जो रैंक है इंडिया से कम है, और सभी कंट्रीज का इंडिया से हायर रैंक आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोन उत्सव की बात की गई है। हम इस कंपनी के बारे में या बैंक के बारे में नहीं बात कर रहे। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक बीबीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री है वो निकाली गई है। इंडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म बेसिस पे जो लोन दिए जाते हैं ना, कि मोबाइल के ऊपर लोन दे दिया गया आपको, मोबाइल पे आप फ़ोन किए और फ़ोन के थ्रू आपको जो लोन है वो प्रोवाइड कर दिया गया कुछ प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पे, जिसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चाइनीज़ जो कंपनीज है वो वर्क करती हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट्री है जो बीबीसी के द्वारा पब्लिश की गई है। तो आपको जब समय मिले तो ज़रूर देखना उसको, कि इंडिया के अंदर कैसे इस लोन्स के पर्सपेक्टिव में एक वहाँ पे विशेष साइकिल है वो डेवलप होती है, क्योंकि लोन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अंदर में प्लेटफॉर्म के बेसिस पे जो लोन्स दिए जाते हैं वहाँ पे 6 मंथ के लिए या 8 मंथ्स के लिए, इस तरीके से लोन का जो रेट है वो काफ़ी हायर आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ बहुत सारे जो सुसाइड के जो केस हैं वो भी वहाँ पे सामने आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये कंपनी के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया है, इस बैंक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो यहाँ पे एनिमल एक्टिविस्ट है उनके द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए थे कि आप डॉग के ऊपर, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर कैसे यहाँ पे जो नई वैक्सीन आती है उसको यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, उनके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना ऑर्डर है उसको यहाँ पे रिवोक किया है, कि जो नई कोई भी वैक्सीन आएगी उसका आप यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर में जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर में ह्यूमन ट्रायल से पहले जो हमारे जो एनिमल्स हैं उसके ऊपर ये प्रैक्टिस की जाती है, नई जो भी वैक्सीन आती है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे हुआ करता था, चेन्नई के अंदर में, और अब प्रेजेंटली कहाँ है, प्रेजेंटली उसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के अंदर एक जगह है वल्लभगढ़ है, फरीदाबाद के पास आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का भी एक फेस्टिवल लगता है फरवरी के मंथ के अंदर में। तो वल्लभगढ़ जो जगह है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफ़र किया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। रुक्मणी देवी अरुणडेल नाम की जो पर्सन है जो हमारे डांस सेक्टर से भी रिगार्डिंग में है, तो उनके द्वारा इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1960 के समय में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। इसके अलावा आपको एक हमारा जो एनजीओ है पेटा, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके द्वारा एनिमल्स के अगेंस्ट में कोई भी क्रूएलिटी है वो ना किया जाए, उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो केस है वो फाइल किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पोक्सो के बारे में है, उसी के रिगार्डिंग में दिल्ली के जो एलजी है उनके द्वारा पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। पोक्सो जो कानून है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 2012 के समय इस कानून को लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। यहाँ पे एज क्या है चिल्ड्रंस का, एज रखा गया है 18 ईयर्स। पिछले कुछ समय से इनका जो एज है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में बात की गई थी कि प्रेजेंट समय में इनका जो एज है वो 16 किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाइल्ड का जो एज है अलग अलग एरियाज के अंदर में अलग अलग माना गया है। जैसे कि आप देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंडर में 16 ईयर का जो बच्चा है, 16 ईयर की उम्र तक का कोई पर्सन है उसको यहाँ पे चाइल्ड माना जाएगा। उसके बाद में उसका जो जेंडर है वो डिसाइड होगा और उसको यहाँ पे बेसिकली कन्विक्ट भी किया जा सकता है एज ए एडल्ट के रूप में, क्योंकि अगर उसका 16 से 18 के बीच में कोई हीनियस क्राइम उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि 2012 के समय जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली के अंदर में, तो उसके अंदर एक पर्सन ऐसा ही था जिसका उम्र है जो 16 से 18 के अंदर में था, वो माइनर होने की वजह से उसको बाद में रिलीज किया गया, क्योंकि माइनर से जो पर्सन जो बिलोंग करते हैं उनको स्टूडेंट्स रिलीज किया जाता है, उनको रिहेबिलिटेट करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है। तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखें कि यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को उसके बाद में अमेंड किया गया था, 16 एज है वो कर दिया गया था जुवेनाइल जस्टिस के अंदर में। अगर कोई हीनियस क्राइम किसी के द्वारा 16 की उम्र में अगर किया जाएगा तो उसको एज ए एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा।
पॉक्सो के बारे में और भी आपको पता होना चाहिए कि 18 से कम अगर बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसको यहाँ पे एक जेंडर न्यूट्रल ये कानून है, जेंडर न्यूट्रल, यहाँ पे आपको सभी को चाइल्ड के रूप में देखा जाता है। कोई भी आपके अगेंस्ट में सेक्सुअल अब्यूज होता है तो आप यहाँ पे जो केस है वो फाइल कर सकते हो। इन पॉक्सो की जो केसेज हैं उनको फास्ट ट्रैक करने की भी बात की जाती है। फास्ट ट्रैक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया भी गया था। सभी केसेज को यहाँ पे पॉक्सो के जितने भी केस हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर में डील किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में है। 2008 के समय ये जो दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है उसके द्वारा इन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया था। और दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है उसके कुछ ऑफिसर्स हैं, एक ऑफिसर है मोहनचंद शर्मा, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा, उनका वहाँ पे डेथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स इसी बाटला हाउस से रिलेटेड जो पर्सन है अरीज खान, उनको डेथ पेनल्टी दिया गया था स्टार्टिंग के अंदर में। अब उनका जो डेथ पेनल्टी है उसको यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के रूप में, लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट के रूप में उसको चेंज किया गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपने देखिए कि जब भी आपको इस तरीके से जो डेथ पेनल्टी जो दी गई है उसको अगर यहाँ पे चेंज किया जाता है तो ये प्रोसेस बेसिकली एक पार्डन की पावर के अंदर में आपने रीड किया होगा। पार्डन की पावर अगर आपने रीड नहीं की है तो जाके अपना लक्ष्मीकांत का जो प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है उसको रीड कीजिए कि आर्टिकल 72 के अंदर में, आर्टिकल 72 के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको पार्डन पावर है। बट ये केस प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, ये जुडिशरी के अंदर ही डिफाइन किया गया है। आप देखिए कि हम यहाँ पे जो टर्म है, जो शब्द है, उसका जो मीनिंग है उसके पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्डनिंग जो पावर है इसके अंदर में आपको 5 टाइप से जो पनिशमेंट है उसको चेंज किया जाता है। फर्स्ट आप देखिए कि पार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा किसी को पार्डन किया जाता है, किसी को कंप्लीटली यहाँ पे जो सजा है उसको मुक्त कर दिया जाएगा, चाहे उसको डेथ पेनल्टी हो, जेल टर्म हो, उसको पार्डन कर दिया गया, मीन्स उसकी जो सजा है उसको यहाँ पे माफ कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिप्राइव के बारे में, आप देखिए रिप्राइव जो है, रिप्राइव के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन जो करने वाले हैं उस पर्सन की जो सजा है उसका एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर जो स्टे है वो दे दिया जाएगा रिप्राइव के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पाइट है, रेस्पाइट के अंदर में क्या होगा स्टूडेंट्स, रेस्पाइट के अंदर में, रेस्पाइट के अंदर जो लेसर सेंटेंस है वो यहाँ पे दिया जाता है किसी भी पर्सन को। सपोज कीजिए पहले जो सेंटेंस है वो दिया गया 10 ईयर का, बाद में उस सेंटेंस को यहाँ पे 5 ईयर के रूप में चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? रेस्पाइट मीन्स वो पर्सन है किसी ना किसी यहाँ पे चीज़ से यहाँ पे इन्फेक्टेड है, जैसे कि डिसेबल पर्सन हो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो जिसके द्वारा क्राइम कंडक्ट किया गया हो, बाद में उसको रेस्पाइट के थ्रू जो 10 ईयर का जो सज़ा है उसको 5 ईयर का कर दिया जाए एज ए लेसर सेंटेंस के रूप में। अगर हम बात करें रेमिटेंस रिमिशन के बारे में, एक रिमिशन, सॉरी यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि एग सेल के अंदर अगर किसी को रखा गया है, जीरो अंडा सेल जो होती है उसके अंदर अगर किसी को रखा गया है तो उसको जेल के अंदर रख दिया जाएगा, नॉर्मल एक बैरक के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है रिमिशन, रिमिशन, रिमिशन के अंदर में क्या होगा, रिमिशन के अंदर जो टेन्योर है, जो टेन्योर है उसको यहाँ पे चेंज किया जाता है रिमिशन के अंदर में। तो ये 4 टाइप है, पार्डन है, रिप्राइव है, रेस्पाइट है और रिमिशन है। इसके अलावा आप देखें कि आपको एक और देखने के लिए मिलेगा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिला है तो डेथ सेंटेंस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के अंदर में कन्वर्ट करना, मीन्स इसको सब्स्टिट्यूट करने का जो प्रोसेस है उसको कम्यूटेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ पार्डनिंग पावर है जो आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को दी गई है, आर्टिकल 161 के अंदर किसको दी गई है, गवर्नर को। गवर्नर की कुछ जो पार्डन पावर है कुछ लिमिटेड है, कुछ ही एरियाज के अंदर गवर्नर के द्वारा जो पार्डनिंग है वो दी जा सकती है, सजा को माफ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पे देखिए कि जो डेथ सेंटेंस दी गया था इस अरीज खान को, उस डेथ सेंटेंस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के रूप में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे जो कम्यूटेशन है वो अप्लाई होगा कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस को किस में चेंज किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के रूप में। अगर हम बाटला हाउस के बारे में बात करें तो एक काफ़ी फेमस मूवी भी है इसके ऊपर में, जॉन इब्राहिम जो एक्टर हैं उनके द्वारा इस मूवी को बनाया गया था। स्टूडेंट्स L18 नाम का हाउस था, L18 नाम का हाउस था, कहाँ पे था,
दिल्ली के अंदर जो ओखला का जो रीजन है वहाँ पे यह हाउस सिचुएटेड था, और वहाँ पे जो भटकल ब्रोदर्स का एक रैकेट हुआ करता था, भटकल ब्रोदर्स का, इंडियन मुजाहिदीन के अंडर में। तो स्टूडेंट्स उसी के अंडर में इंडिया में काफ़ी सारे जो ऑपरेशन है उसको कैरी किया गया था, और उस समय पहली बार जो साइबर है उसको यूज किया गया। साइबर को किस तरीके से, ईमेल्स हैं उनको यूज किया गया अपने जो पर्सन्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। और आप देखें कि उस समय दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल को जो ये ऑपरेशंस को हेड किया करते थे एक ऑफिसर है, उनका नाम है संजीव कुमार यादव। संजीव कुमार यादव बेसिकली काफ़ी फेमस ऑफिसर है, जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड हैं वो भी दिए गए हैं समय समय पे। तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा इस कम्प्लीटली रैकेट है उसको यहाँ पे एक्सपोज किया गया था कि कैसे जो साइबर क्राइम है उसको यूज़ किया जाता है। और लेटर फेज में जो 2013 के अंदर इनको बेसिकली कन्विक्ट कर दिया गया था कि आपके द्वारा यहाँ पे जो बाटला हाउस के अंदर जो इनोसेंट चिल्ड्रंस हैं उनको मारा गया है। बाद में आप देखिए कि इनको 2013-14 के समय कोर्ट के द्वारा जो रिलीफ है वो प्रोवाइड की गई। इसी के अंदर में जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा है उनका डेथ होता है। काफ़ी फेमस ऑपरेशन है इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में भी। इसके बाद में काफ़ी सारा पॉलिटिकल जो बवाल है वो क्रिएट हुआ था उस समय में, 2008 का जो बाटला हाउस एनकाउंटर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपको यहाँ पे 72 से रिगार्डिंग में जो पार्डन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में रीड करना आप, अगर आपको नहीं पता है तो। और तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन ये सब आपको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में कहीं यूज़ कर सकते हो। ये ऑफिसर हैं जिनका नेम है इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाटला हाउस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा है उसका सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि बंगाल के अंदर जो दुर्गा पूजा है इसको कौन सा कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का जो हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर में इसको काउंट किया गया है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर में कुछ हेरिटेज हुआ करते थे। बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसको 14 के रूप में किया गया। इनॉग्रेशन जो सेरेमनी होगा जिसके अंदर छाऊ डांस है उसको प्रैक्टिस किया जाएगा। छाऊ डांस कहाँ पे परफॉर्म होता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो अगर हम बात करें यूनेस्को का 2003 का जो कन्वेंशन है उसका इंडिया यहाँ पे मेंबर होने के रूप में इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है। इसी वजह से इंडिया के जो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे जो प्रोसीजर हैं जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। तो अभी तक कौन कौन से जो हेरिटेज के अंदर में शामिल हुए हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, हमने ऑलरेडी भी इसको डिस्कस किया है एक बार। आप देखें कि वैदिक चैंटिंग है, वैदिक चैंटिंग को यहाँ पे ऐड किया गया है। रामलीला का जो कॉन्सेप्ट आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर रामलीला जो प्रेजेंट समय में स्टार्ट हुई है। इसके अलावा आप देखें कि कुडियट्टम है, कुडियट्टम है जो एक संस्कृत थिएटर है, कुडियट्टम है केरल के अंदर में। रम्मन है, रम्मन आपको गढ़वाल गढ़वाल का जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है रम्मन का जो प्रोसीजर है। मूडियट्टू है, मूडियट्टू है, कुडियट्टम, मूडियट्टू, मूडियट्टू है। मूडियट्टू के अलावा आप देखिए कि छाऊ डांस है, जो छाऊ डांस है इसके ओपनिंग सेरेमनी के अंदर किया जाएगा दुर्गा पूजा के अंदर में। छाऊ डांस है। छाऊ डांस के अलावा अगर हम बात करें लद्दाख के अंदर में, लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा जो चैंटिंग की जाती है उसको लद्दाख का जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है उसको भी ऐड किया गया है यहाँ पे। संकीर्तनम है, संकीर्तनम है, संकीर्तनम है। संकीर्तनम के अलावा जो ब्रास एंड कॉपर, ब्रास प्लस में जो कॉपर के यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं जिनको पंजाब के अंदर यूज किया जाता है, तो उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर में। आप देखें कि योगा है, नवरोज है और हमारा कुंभ मेला है। योगा, नवरोज और कुंभ मेला। योगा नवरोज को अभी कुछ दिन पहले इसको सेलिब्रेट किया गया अगस्त के मंथ के अंदर में। योगा है, नवरोज है और कुंभ मेला है। तो ये हमारे ऑलरेडी 13 ऐसी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के पार्ट हुआ करते थे, और दुर्गा पूजा को ऐड किया गया है जो कहाँ पे होता है, बंगाल के अंदर में। नवरात्रा का जो सीजन है उसके अंदर में अलग अलग पार्ट्स के अंदर में अलग अलग तरीके के जो फेस्टिवल है आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे गुजरात के अंदर में जो गरबा है, डांडिया है, उसको खेला जाता है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर स्पेशली जो व्हाइट एंड रेड कलर का जो साड़ी है वो पहना जाता है। पेंटिंग का भी जो एक इम्पोर्टेंट आपको इम्पोर्टेंस है इस फेस्टिवल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरह, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से जो पेंटिंग्स है वो की जाती हैं। फोक पेंटिंग क्या कोई यूज़ की जाती है इसके अंदर दुर्गा पूजा के अंदर में, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द दुर्गा पूजा। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो है यहाँ पे बैकसाइड जो बैकसाइड जो माइंस है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूज़ है वो पब्लिश हुआ था कि हमारा जो ईस्टर्न घाट का जो रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, उसके अंदर जो बैकसाइड कोल माइंस है उसको गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेट किया गया है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एल्यूमिनियम का जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लग सके उड़ीसा के अंदर में। जो लांजीगंज का एरिया है, ऐसे काफ़ी सारे एरिया हैं, लांजीगंज काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो बैकसाइड के बारे में है ये बेसिकली। अगर हम बात करें बैकसाइड के बारे में तो बैकसाइड बेसिकली ओर है स्टूडेंट्स। बैकसाइड क्या है? बैकसाइड बेसिकली ओर है। ओर किसका है? एल्यूमिनियम का ओर है। एल्यूमिनियम का ओर है। बैकसाइड का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रिजर्व हैं वो किसके पास है बैकसाइड के, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो गिनिया है, गिनिया नाम का जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना का भी पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसके अंदर बक्साइट के जो ओर्स हैं वो आपको मिलेंगे और उसकी वजह से एल्यूमिनियम है वो बनाया जाता है इसके पर्सपेक्टिव में। हमारे अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो उड़ीसा का जो रीजन है जहाँ पे 71% उड़ीसा के अंदर में 71% इंडिया का जो बक्साइट है उसको यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर भी इसके जो यहाँ पे रिजर्व है, इसका जो बक्साइट के जो रिजर्व हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पे मिट्टी का जो कलर है वो देखिए, आपको जो मिट्टी का कलर काफ़ी डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली कौन सा सोइल है उसको वो सोइल यहाँ पे प्रेजेंट है और इस सोइल के अंदर में किस चीज़ का कमी है उसके बारे में आप बताना। इन ट्राइबल कम्युनिटी जो इस एरियाज़ के अंदर रहती है सदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर जहाँ पे बक्साइट के जो कोल माइंस है जिसको अलोकेट किया गया है और इनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की वजह से न्यूज़ के अंदर में था कि डेवलपमेंट को इस तरीके से जो प्रायोरिटी है वो दिया गया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो हैबिटेशंस हैं उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि नयामगिरी हिल्स का जो समय है, वेदांता का जो आपको काफ़ी सारे ऐसे जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि उड़ीसा के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनको अपने एरिया से बेदखल किया गया, उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है। तो बेसिकली डिस्प्लेस लेड जो डेवलपमेंट है वो कभी भी सही नहीं होता है। इनका जो कल्चर है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है ट्राइबल कम्युनिटी का। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है स्टूडेंट कोंद। और कोंद ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर एक स्पेशल टाइप का जो सेक्शन है वो मिलता है जिसको किसके अंदर शामिल किया गया है? पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं जिसके अंदर हाईएस्ट संख्या कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी कौन से स्टेट के अंदर मिलती हैं? उड़ीसा के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये पीवीटीजी के बारे में था। यूपीएससी ने 2019 में पीवीटीजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पूछा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोंद ट्राइब के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए कि कोंद ट्राइब के द्वारा एक फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें मिलेट्स को यूज़ किया जाता है। मिलेट्स को यूज़ किया जाता है। मिलेट्स क्या है? बेसिकली जो मोटा अनाज होता है। 2023 को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2023 को यूनाइटेड नेशन के अंदर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया, जिसके अंदर मिलेट्स को यहाँ पे यूज़ का जो प्रोसेस है उसको दोबारा से रिवाइवल किया जा सके। मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमी एरिड रीजन के अंदर में या ड्राई रीजन के अंदर भी ये ग्रो हो सकते हैं। इनको लिटिल बिट रेनफॉल की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का देखिए हंगर इंडेक्स के अंदर में जो रैंकिंग आई है, हंगर इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग आई है 111, उसको देखते हुए हमारा न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है, जो अंडर न्यूट्रिशन जो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है इस इंडेक्स का, तो अंडर न्यूट्रिशमेंट को यहाँ पे सफल करने के लिए जो मिलेट्स हैं वो यहाँ पे एक उपकारी होंगे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एसडीजी के बारे में पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमको 2030 तक अचीव करने हैं। तो गोल नंबर जो सेकंड है वो क्या बताता है कि जीरो हंगर होनी चाहिए, कि हमको यहाँ पे जो भूखमरी है, बीमारी है, उन सबको ख़त्म करना है। न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है लोगों को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स,
दिल्ली के रिगार्डिंग में जो स्टेप वॉल्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है मेट्रो पेज के ऊपर में। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर आपको काफ़ी सारी जो स्टेप वॉल्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। चाहे अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वहाँ पे, जो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वहाँ पे भी एक स्टेप वॉल है वो सिचुएटेड है। बस काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड उसको माना जाता है, उसके वाटर को यूज़ किया जाता है एज ए वर्शिप के रूप में। तो निजामुद्दीन औलिया का एक स्टेप वॉल है। इसके अलावा आप देखिएगा अगर हम बात करें कि अरब का जो सराय है, अरब का जो सराय है जो हुमायूं टॉम के पास है, हुमायूं टॉम के पास सिचुएटेड है अरब का सराय। अरब का सराय क्यों नाम दिया गया है उसको? आप देखिए कि जब हुमायूं का डेथ के बाद में जब हुमायूं टॉम बनाया गया था तो उस समय अरब से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको उनकी जो हुमायूं की जो विडो है हमीदा बानो बेगम उनका नाम है। तो स्टूडेंट्स हमीदा बेगम के द्वारा काफ़ी सारे अरब के जो लोग हैं वहाँ से लाए गए और उनके वोटर के रिगार्डिंग में अरब का जो सराय है उसको वहाँ पे डेवलप किया गया था हुमायूं टॉम के पास में। और हुमायूं टॉम को जो क्रिएट किया गया हमारे यहाँ पे, जो हुमायूं टॉम को जो क्रिएट किया गया इंडिया के अंदर एक काफ़ी बड़ा टॉम है। पहली बार आपको इतना बड़ा जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए मिलेगा मुगल्स के एरा के अंदर में, क्योंकि हुमायूं के जो पहले जो राजा हुआ करते थे, हुमायूं के जो डैड है बेसिकली जो बाबर हैं, हुमायूं के जो फादर हैं बाबर, उनका जो टॉम है वो काबुल के अंदर सिचुएटेड है, इंडिया के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हुमायूं टॉम को, उनको भी यहाँ पे हमीदा बानो बेगम के द्वारा ही बनाया गया था, जिसके अंदर रेड सैंडस्टोन है उसको यूज किया गया है। छतरी का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चार गार्डन जो कॉन्सेप्ट है, चार गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट चार जो गार्डन है वो यहाँ पे बनाए गए हैं इस हुमायूं टॉम के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द हुमायूं टॉम। स्टेप वॉल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तो हम निजामुद्दीन औलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सूफी सेंट हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। अगर उनके हम टेन्योर के बारे में बात करें तो निजामुद्दीन औलिया का जो टेन्योर है आप देखिए कि सॉरी अगर हम उनके टेन्योर के बारे में बात करें तो 1238 से लेकर 1238 का जो समय है, 1238 के समय कौन राजा हुआ करता था? रजिया सुल्तान पावर के अंदर हुआ करते थे आफ्टर द इल्तुतमिश। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान हैं और इनका जो टेन्योर है 1325 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। किसका? निजामुद्दीन औलिया का। सूफी सेंट है। इनके जो प्रेडिसर्स हुआ करते थे वो बख्तियार काकी हैं, जिनकी याद में कुतुबुद्दीन मीनार है, कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है उसको बनाया गया है। आप देखिए कि इनके जो प्रेडिसर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या इनके कोई फेमस सक्सेसर भी हैं? तो आपको नसरुद्दीन दहलवी हैं, जिनको रोशन ए चिराग दहलवी का जो नाम है, स्टेटस है, वो भी दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द निजामुद्दीन औलिया। स्टूडेंट्स उन्हीं के द्वारा ये जो निजामुद्दीन के अंदर जो ये स्टेप वॉल है उसको यहाँ पे बनाया गया और उस समय में जो राजा हुआ करते थे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं कौन हैं? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उस समय नया उनका जो कैपिटल सिटी है तुगलकाबाद उसको क्रिएट किया गया था। तो जो वर्कर्स है, जो निजामुद्दीन औलिया के जो वर्कर्स है वो रात के समय यहाँ पे काम करते थे उनका जो स्टेप वॉल है उसको बनाने के लिए। अरब की सराय है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। आपको उग्रसेन का जो बावड़ी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा उग्रसेन के रिगार्डिंग में ही। अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो इनके द्वारा जो टॉम बनाया जा रहा था, इनके द्वारा जो कैपिटल बनाई जा रही थी, उस कैपिटल का ही एक फोर्ट है जिसके अंदर जब अपने बेटे से मिलते हैं जूना खान से, जूना खान जो लेटर फेज में एमबीटी के नाम से फेमस होते हैं, जिनको मैड किंग या पगला राजा के रूप से भी हम जानेंगे, जिनके द्वारा काफ़ी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे। और 1325 के समय वो पावर के अंदर में आएंगे। 1325 से लेकर 1351 का जो समय है उस तक वो पावर के अंदर रहेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक के जो बेटे हैं जूना खान, उनसे वो मिलते हैं और उसके बाद में उनका जो डेथ होता है तुगलकाबाद के अंदर में ही। तो ये बेसिकली कुछ स्टेप वॉल, अग्रसेन का बावड़ी जो काफ़ी फेमस है, अग्रसेन महाराज के द्वारा अग्रवाल्स के जो बेसिकली एक फेमस किंग हुआ करते थे, हरियाणा से वो रिलेटेड हैं, उनके द्वारा वो जो स्टेप वॉल है उसको बनाया गया है। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी उसको दिखाया गया है। आप एक मूवी देखना, आपका अगर कभी समय मिले, शाहरुख खान का एक मूवी है, एसआरके का एक मूवी है, मूवी का नाम है स्टूडेंट पहेली। पहेली के अंदर अगर आप मूवी ना देखो तो इसको गूगल करना।
पहेली के अंदर भी राजस्थान के अंदर में काफी सारी जो बावड़ी सिस्टम है उसको दिखाया गया है। राजस्थान हरियाणा है। इवन अगर हम बात करें कि जो गुजरात का रीजन है उसके अंदर बावड़ी जो सिस्टम है उसको वाटर कंजर्वेशन का टेक्निक के रूप में यूज किया जाता था। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर वाटर जो कंजर्वेशन का जो टेक्निक्स है उसके बारे में, तो अलग अलग एरियाज के अंदर डिफरेंट टाइप की जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो रीजन है उसके अंदर आपको फड फड नाम की जो एक वाटर टेक्निक है जो देखने के लिए मिलती है। स्पेशली जो तापी का जो रीजन है वहां पे आप देखें कि ऐसे ही नाम का एक पेंटिंग भी है राजस्थान के अंदर में, जो भीलवाड़ा का जो रीजन है वहां पे फड पेंटिंग है वो उसको वहां पे बनाया जाता है। लद्दाख के रीजन के अंदर वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में जिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। लद्दाख के अंदर में जो जिंग है, जिंग का कॉन्सेप्ट है। झालरा के बारे में अगर हम बात करें झालरा के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर जो जोधपुर का जो रीजन है वहां पे झालराज को यूज किया जाता था जोधपुर के अंदर में। अगर आहार पाइन के बारे में बात करें, आहार पाइन को यहाँ पे बिहार के अंदर उसको यूज किया जाता है। आहार पाइन को कहाँ पे यूज किया जाता है, बिहार के अंदर में। एरी है जो आपको तमिलनाडु के अंदर, कुहल है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जैबो नाम का जो चीज है जो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैबो नाम का जो चीज है वो देखने के लिए मिलेगा नागालैंड के अंदर में। तो ये कुछ एंशियंट यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का टेक्निक्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेप वॉल्स के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। दिल्ली के अंदर काफी सारी स्टेप वॉल्स हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी ये स्टेप वॉल्स एंशियंट समय में, मेडिवल के समय में, और कैसे कैसे इन स्टेप वॉल्स को बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट सेंसस के बारे में, यहाँ पे रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस किया गया है। हमने डिस्कस किया था कि 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया। 1992 के समय कौन सा केस आता है, इंदिरा साहनी केस, उसके द्वारा इस 27% रिजर्वेशन को वैलिड माना गया। बट यहाँ पे कैपिंग लगा दिया गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। बट गवर्नमेंट के द्वारा जब EWS रिजर्वेशन जब दिया गया तो 10% एक्स्ट्रा जो रिजर्वेशन है यहाँ पे 60% इंक्रीज हुआ है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो ओबीसी कम्युनिटीज है उनकी जो काफ़ी ज़्यादा संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उनके रिगार्डिंग में जो कास्ट सेंसस के अंदर में जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसने उसकी भागीदारी, ऐसा आपको एक स्लोगन देखने के लिए मिलेगा। उसका मेन रीजन यही है कि EWS का जो केस है उसको यूज करके यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटीज़ को जो मोर रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कास्ट सेंसस। बिहार के द्वारा अभी उसको रिलीज किया गया, उसका वैलिडिटी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो फाइल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा पहले के समय में काफ़ी सारे जो बिल्स हैं उनको मनी बिल के रूप में पास करवाया गया, उसी के रिगार्डिंग में जो केस है वो फाइल किया गया है। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा आधार का जो कानून है उसको मनी बिल के रूप में पास किया था, उसको हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो PMLA का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कंप्लीट इंडिया के अंदर जो पावर दी गई है सर्च करने का, इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में, तो उसको एक मनी बिल के रूप में यहाँ पे पास करवाया गया था। ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग में जो केस है उसको मनी बिल के रूप में पास करवाया गया। तो आप देखें कि यहाँ पे केस फाइल किया गया है कि राज्यसभा की इंपोर्टेंस को खत्म करने के लिए कोई भी ऐसा बिल है उसको मनी बिल के रूप में पास करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच है उसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 110 है उसके अंदर में ये डिफाइन किया गया है अलग अलग सेक्शंस के अंदर में, कोई भी प्रोसीजर ऐसा हो जिसमें अंदर टैक्सेशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से टैक्सेशन हो, उसको मनी बिल के रूप में आप पास करवा सकते हो। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसके द्वारा उसको डिसाइड किया जाता है। सपोज कीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर इस बिल को प्रपोज किया जाएगा, बिल को यहाँ पे लोकसभा के अंदर पास करवाया जाएगा, उसके बाद में इसको राज्यसभा के अंदर सेंड किया जाएगा। 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा उसको पास करे तो सही, ना करे तो भी सही। उसका जो रिकमेंडेशन है उसको माने या ना माने ये कंप्लीटली लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्टिकल 110 के अंदर में है, 110 के अंदर में क्या मनी बिल के रिगार्डिंग में जॉइंट सेशन है उसको कंप्लीट किया जा सकता, जॉइंट सेशन को क्या यहाँ पे जॉइंट सीटिंग को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्या, आर्टिकल 108 के अंदर जो जॉइंट सीटिंग है। तो स्टूडेंट्स मनी बिल के रिगार्डिंग में नहीं किया जा सकता क्योंकि डेड लॉक को खत्म करने के रिगार्डिंग में एक वेपन है गवर्नमेंट के पास में, मनी बिल। तो यहाँ पे केस यही था कि बेसिकली हर एक केस के अंदर में आप मनी बिल के रूप में यूज नहीं कर सकते। जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से हो, कंसोलिडेट एंड कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट जो तीनों फंड है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना उनका आर्टिकल कौन सा है।
नेक्स्ट यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में है, उनके द्वारा हमारे जो डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में कुछ एक्विजिशन का जो प्रोपोजल है उसकी बात की गई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेड कौन करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। डिफेंस प्लानिंग कमेटी को कौन हेड करते हैं? डिफेंस प्लानिंग कमेटी को कौन हेड करते हैं वो आप बताना। और जो हमारे जो CDS होते हैं ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आर्मी के मेन यहाँ पे एडवाइजर होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, आर्मी के डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में, वो इन दोनों कमेटीज़ के मेंबर होते हैं, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और डिफेंस एक्विजिशन कमेटी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का, जो G20 का मीटिंग है उसको P20 का नाम दिया गया है, उसकी मीटिंग होने वाली है। इन्वायरमेंट का कोलैबोरेशन जो लाइफ कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो लाइफ विद इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कलेक्टिव एफर्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत है, उसके बारे में बात की गई। ये P20 है, जो पार्लियामेंट्री जो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका जो G20 के मेंबर कंट्रीज़ का जो मीटिंग है उसको हम P20 के नाम से जानते हैं। एक हमने बिजनेस 20 के बारे में भी डिस्कस किया था G20 की मीटिंग के समय। बिजनेस 20 का भी कॉन्सेप्ट यही था कि जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे CII है, हमारे यहाँ पे फिक्की है, तो ये सब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो G20 की मीटिंग का पार्ट बने। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान है, ये एक अवार्ड है जो यहाँ पे राइटर कम्युनिटीज़ को, जो लिटरेरी सेक्टर से रिगार्डिंग जो कम्युनिटीज़ है उनको दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बिरला ग्रुप है उसका जो फाउंडेशन है के बिरला, उसके रिगार्डिंग में ये सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है, तमिल को दिया गया है। मनी क्या इसके अंदर दिया जाता है? तो स्टूडेंट्स 15 लाख का जो प्राइज मनी है वो दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, सरस्वती सम्मान है, सपोज कीजिए पूछा गया, तो इससे रिलेटेड वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं सरस्वती सम्मान। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सरस्वती सम्मान किनको दिया जाता है, क्या यहाँ पे साइंटिस्ट को दिया जाता है, लिटरेरी कम्युनिटी को दिया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट होगा कि सरस्वती सम्मान गवर्नमेंट का जो लिटरेरी क्लब है, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है पूछ लिया जाएगा क्या इसके अंदर मनी सपोर्ट है, मनी का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो साइंस के रिगार्डिंग में जो अवार्ड्स जो नए स्टार्ट हुए हैं, उन अवार्ड्स के अंदर में जो बेसिकली राष्ट्रीय साइंस जो पुरस्कार जो नए स्टार्ट किए गए हैं उसके अंदर में जो मनी है उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया गया है, मनी का जो सपोर्ट है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो फ्रांस और इटली का जो ट्रिप है उसके लिए गए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो डिफेंस के डायलॉग्स हैं वो किए जाएंगे। डिफेंस सेक्टर के अंदर में मोर कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो इंडिया, फ्रांस और इटली के बीच में। नेक्स्ट NSG चीफ के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि अगर इजराइल जैसा सिचुएशन इंडिया के अंदर क्रिएट होता है तो इंडिया के द्वारा कैसे डील किया जाएगा उसके बारे में। NSG का नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। प्रेजेंटली इनका जो कैंपस है उसके अंदर में एक ट्री का जो अप्रूटिंग के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर में थे कि उनके अंदर में कोई इन्वेजिव ट्री स्पीसीज है वो लगा दी गई थी, उसको अब अप्रूव कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका कैंपस कहाँ पे है? स्टूडेंट्स NSG का जो कैंपस है वो हरियाणा के अंदर दिल्ली के पास में जो मानेसर का रीजन है, जो मानेसर है, सपोज कीजिए दिल्ली है, दिल्ली के बाद में ये गुड़गांव है और गुड़गांव के यहाँ पे आउटर सेक्शन में जो मानेसर आपको देखने के लिए मिलेगा उन दिल्ली जयपुर रोड, तो वहाँ पे NSG है, उसका हेडक्वार्टर है। NSG को कब क्रिएट किया गया स्टूडेंट्स? ऑपरेशन ब्लू स्टार और इन सब के बाद में NSG का जो डिमांड है वो रेज किया गया है कि ऐसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको डेवलप किया जाए जो टेररिज्म का जो पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पे डील कर सके। तो 1986 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। NSG का हमारा जो 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई के अंदर, उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। बट NSG का जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी लेट वहाँ पे किया गया था, नेक्स्ट डे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ था। तो उस समय एक डिमांड ऐसा रेज हुआ था कि NSG का जो हेडक्वार्टर है वो मानेसर के अंदर है, क्यों ना इसके रीजनल ऑफिस हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ओपन किए जाएं। किसी एरिया के अंदर अगर कोई थ्रेट हो, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर कोई थ्रेट है तो यहाँ से जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी इजीली हो सके। NSG जो प्रेजेंट समय में मानेसर के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रेगनेंसी केस, कल जब हमने इसको डिस्कस किया था मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के बारे में है। मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के अंदर हमने डिस्कस किया है कि 20 वीक्स तक का अगर प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसको डील किया जाएगा।
20 से 24 का है तो उसको यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा डील किया जाएगा। और आफ्टर द 24 है तो बेसिकली वहाँ पे मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसको डील किया जाएगा। तो हमारे जो CGI हैं उनके द्वारा डिसीजन नहीं दिया गया है। पहले 2 जज बेंच को आया था जो 1-1 की बेसिस पे ड्रॉ हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 जज बेंच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जिसके अंदर में जो महिला हैं उनको रिकंसिडर करने की बात की गई है कि आपके पास जो उनके ऑलरेडी 2 चिल्ड्रंस है, तो आप एक बार इसको रीथिंक कीजिए, एक बार दोबारा से इसको सोचिए, क्योंकि आपको तो बेसिकली आपका जो बॉडी है उसके पर्सपेक्टिव में आपको आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू लाइफ है। बट यहाँ पे आप देखिए कि जो न्यू अनबॉर्न है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसका भी बेसिकली कुछ राइट है ना, उसका भी कुछ अधिकार है। उसको आप ऐसे इस तरीके से यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। आज फिर से इसके बारे में कुछ डिसीजन है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अप्रैल का जो मंथ था उसके अंदर लुधियाना के अंदर 11 पीपल्स है उसका डेथ हुआ था। 11 पीपल्स का जो डेथ होने के बिहाइंड का जो रीजन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ पे सीवरेज जो लाइंस होती हैं उसके अंदर में जगह जगह पे ऐसे क्या होता है कि उनके अंदर वेंटिलेशन जो पॉइंट्स हैं वो लगाए जाते हैं, जिसके अंदर उसके सीवरेज लाइंस के अंदर में किसी भी गैस का डेवलपमेंट है वो ना हो। लुधियाना के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट हुआ उसके अंदर में बेसिकली आप देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की जो गैस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का जो गैस है वो वहाँ पे रिलीज हुआ। और बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स के जो सिटीजन्स के जो टॉयलेट्स हैं घर के अंदर में, वहाँ से इसका जो रिलीज है वो हुआ, क्योंकि वेंटिलेशन के जो रिगार्डिंग में वेंटिलेशन के जो जगह जगह पे जो ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं वो नहीं लगाए गए थे इसके अंदर में, या उनको अच्छे से क्लीन नहीं किया गया था। उसी की वजह से रिलीज होने की वजह से 11 पीपल्स का डेथ हुआ। NGT पैनल के अंदर इसको माना गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस गैस है, उसके रिगार्डिंग में ही यहाँ पे जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेशन प्रोसेस, जिसके बारे में NGT ने डील किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुंद्रा पोर्ट के बारे में है। मुंद्रा पोर्ट के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अंदर में 3 जो पोर्ट्स हैं, कांडला पोर्ट है, हमारा जो मुंद्रा पोर्ट है और हमारा JNPT है, इन तीनों को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा मिडिल ईस्ट के साथ में। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो उसका जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट किया गया है। प्राइवेटली ये पोर्ट है, अडानी ग्रुप के द्वारा इसको हेड किया जाता है। IIP प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। IIP इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है स्टूडेंट? CSO के द्वारा निकाला जाता है। 2011 एंड 12 के समय में इसका जो बेस ईयर है उसके बेसिस पे इसको मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर इनका जो इन्फ्लेशन है उसको देखा जाता है। इंडिया का जो IIP इंडेक्स, सॉरी इन्फ्लेशन नहीं, जो प्रोडक्शन है उसको देखा जाएगा। IIP इंडेक्स का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई देखने के लिए मिला है आफ्टर द 14 मंथ्स, बट स्टिल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, जो IIP इंडेक्स के अंदर 40% के अराउंड जो वेटेज है वो कवर करती हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कोल है, कोल के अलावा जो क्रूड ऑयल है, कोल के अलावा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के अलावा यहाँ पे आपको सीमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बेसिकली कुछ पार्ट हैं जो इसके टोटल 8 ऐसे जो कोर पार्ट हैं इसका IIP इंडेक्स का। वेटेज 40% है। सबसे कम वेटेज किसका है? फर्टिलाइजर का। सबसे ज़्यादा किसका है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। दोबारा से एक बार 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। कोल है, क्रूड ऑयल है एंड सीमेंट है। 3 जो नाम है आप CCC के साथ याद कर सकते हो, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। इसके अलावा नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्टील है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर का सबसे कम वेटेज है। सबसे हाईएस्ट किसका है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट स्टूडेंट टी इंडस्ट्री के बारे में है। टी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लिटिल बिट जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो स्टार्ट हुए हैं टी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। तो अगर हम बात करें टी इंडस्ट्री के बारे में तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो दार्जिलिंग का जो एरिया है, दार्जिलिंग का जो एरिया है जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वो दार्जिलिंग के अंदर पहला हमारा जो GI टैग है वो टी के अंदर ही दिया गया था उसको। कंट्री का जो पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया। इंडिया प्रोडक्शन के अंदर में सेकंड नंबर पे है। टी का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर सेकंड नंबर के लिए जाना जाता है।
बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंजप्शन है, तो कंजप्शन के अंदर हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं टी के अंदर में। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे चाय है उसको उगाया जाता है, चाहे वो कर्नाटका का रीजन हो, चाहे दार्जिलिंग का रीजन हो, आसाम का रीजन हो, वहाँ पे जो चाय है उसको उगाया जाता है। आपको यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के समय जब हमारे यहाँ पे रूल किया करते थे, तो 1813 का जो कानून है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उस समय में जो चाय और चाइना से जो ट्रेड हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको यहाँ पे अबोलिश नहीं किया गया था। उसके अलावा जो कंपनी का जितना भी ट्रेड है उसको अबोलिश कर दिया गया था। और 1833 के अंदर जब कानून आया जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो आप देखिए कि उस समय में कंप्लीटली जो चाय और चाइना से भी जो ट्रेड का जो मोनोपोली दिया गया था कंपनी को, उसको भी यहाँ पे अबोलिश किया गया। अगर हम चाय के बारे में हमने जो डिस्कस किया, इसके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमारा जो टी बोर्ड है, जो हमारा टी बोर्ड है उसके बारे में अभी देखिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो हल्दी का जो बोर्ड है, टर्मरिक जो बोर्ड है उसको डेवलप किया गया है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है। टी बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट कोलकाता के अंदर में। कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 1953 के समय इस्टेब्लिश किया गया। क्या इसका इंडिया से बाहर भी कोई ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेगा? तो स्टूडेंट दो इसके ऑफिस है इंडिया से बाहर, एक तो दुबई के अंदर है, एक आपको मॉस्को के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दुबई एंड मॉस्को के अंदर इसके हेडक्वार्टर ओवरसीज ऑफिस हैं जो सिचुएटेड हैं टी बोर्ड के। रबर बोर्ड के बारे में बात करें तो वो कहाँ पे है स्टूडेंट? कोट्यम नाम की जगह है केरल के अंदर, वहाँ पे रबर बोर्ड है। अगर कॉफ़ी बोर्ड के बारे में बात करें जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको बेंगलोर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और टर्मरिक बोर्ड है जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज डिस्कशन। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।